हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जब हम लोग लास्ट क्लास में थे अपनी, तब मैंने आप लोगों से बोला था कि एक हम लोग अगली क्लास में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे पीवाईक्यूज का, है ना। क्या एनालिसिस है मैं आपको बताता हूँ। आज हम लोग को प्राइमरीली दो टास्क करने हैं। पहला टास्क ये होगा आज की क्लास का कि जितने भी एक रैंडम ईयर का पेपर चूज किया है मैंने, कोई उसमें एल्गोरिथम, कोई मेथड ऑफ चूजिंग नहीं है, एक रैंडम साल का पेपर उठाया है। उस पेपर को उठा के हम लोग जीएस के पोर्शन में ये देखेंगे। सबसे पहले देखो, अभी बहुत बेसिक बेसिक कवर किया है ना इकोनॉमी का, ज्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं है, लेकिन पेपर देखने के बाद ये रियलाइजेशन तो हो ही जाता है ना कि कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा क्वेश्चन तो ये तो सर बहुत ही टफ सवाल पूछ लिया। तो पहला टास्क है हमारा कि आप एक पेपर ले लीजिए, हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का है तो मिडीवल हिस्ट्री का है, एंशिएंट का है, मॉडर्न का है। इकोनॉमी का है तो इकोनॉमी का है, अगर ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी का सवाल है। ये आइडेंटिफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है ये आइडेंटिफाई करना, ये एक क्वेश्चन बनता है। सीधी सी बात है कि जब मैं अपने जीएस के सवाल सॉल्व करने बैठूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा या फिर मैं पीवाईक्यूज देखूंगा और मुझे 25 में से 10 सवाल या मानो 15 सवाल नहीं आ रहे मुझे जीएस के, तो मुझको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे जीएस नहीं आती है। मुझे पता होना चाहिए कि जीएस में मुझे क्या नहीं आता है। ठीक है, सपोज करो जो तुमने 10 क्वेश्चन छोड़े, मैक्सिमम वो ज्योग्राफी या इकोनॉमी के थे, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपकी ज्योग्राफी वीक है, आपकी इकोनॉमी वीक है, आपकी जीएस वीक नहीं है। जीएस वीक होना जैसा कोई चीज नहीं होती है, पहले भी बोल चुका हूं। अगर मैथमेटिक्स वीक है तो हो सकता है किसी का पाइप्स एंड सिस्टम वीक हो, टाइम एंड वर्क वीक हो, किसी का परसेंटेज वीक हो, प्रॉफिट एंड लॉस वीक हो। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग जैसे क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है, ज्योग्राफी का है, हेडिंग्स बना लेंगे। और जब पूरे 25 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि वो क्वेश्चंस किस में से कितने क्वेश्चन आए। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आप किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में नहीं डाल सकते, स्पोर्ट्स में भी नहीं डाल सकते। आपको वो सवाल कहाँ डालना होगा, मिसलिनियस में। और हम जितनी हमें नॉलेज है, जितना हम लोगों ने आज तक जिंदगी में चीजें देखी हैं, चाहे वो किसी चीज से रिलेटेड हो, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन इजी था या टफ था या मीडियम था। हो सकता है पढ़ के या नहीं हो सकता है। देखो, जो सवाल ऐसा आएगा जो मुझे पता है पढ़ के भी नहीं हो पाएगा, वो मैं क्लियरली बताऊंगा कि पढ़ के भी नहीं हो पाएगा। मेरा मोटिव है यहाँ पे 15 से लेके 16 सवाल ऐसे सिलेक्ट कर लेना जो मुझसे पेपर में सॉल्व हो जाए। 15-16 बहुत सवाल होते हैं। जो बच्चा 15-16 सवाल जीएस के ठीक करके आता है उसकी टॉप में रैंक आती है। ठीक है, ये दो चीज हो गई। थर्ड, हम लोग लास्ट ईयर का एक पेपर उठाएंगे जिसमें मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स को। ठीक है, जाहिर सी बात है मैं हमेशा से तो पढ़ाता हुआ आ नहीं रहा हूँ ना, जब से मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ तब से एक पेपर उठाएंगे हम। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और वो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, ईदर फ्रॉम नोट्स या फिर जो हम मॉक टेस्ट करवाते हैं उसके सवाल आया है, या मैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ एंट्रेंस से पहले, या तो वो सवाल उसमें से आया है। ठीक, जिससे आपको भी रियलाइज होना शुरू होगा कि आपको क्या चीज ध्यान से पढ़नी है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहले एक पेपर देखते हैं लास्ट ईयर का। देखो, ये पेपर है आपका 2024 का पेपर है, 2024 का पेपर है। ठीक है, 2024 वाले सेशन का पेपर है। 25 वाला अभी हो गया और 26 वाला अब होना है ना। तो इसमें हम अपने जीएस वाले पोर्शन पे चलते हैं। मैंने इसको ब्लैक कर दिया है फॉर रीडिंग पर्पस, कि रीडिंग पर्पस है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये तो क्वेश्चन क्लेम वाला आ गया हमारा। जस्ट अ सेकेंड। हियर इज द क्वेश्चन, ये पेपर है, ये एज इट इज पेपर है, बिल्कुल जैसे एएमयू का आता है। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो भी टेस्ट, जो भी सीरीज थी इसकी, वो भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, एज इट है, बस इसमें सीरीज लिखी हुई नहीं है। देखो, यहां तक 75 के बाद 76 से जीएस के सवाल शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से जीएस का सवाल शुरू हो रहा है। ठीक, अब
आप लोग पेन पेपर निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 76 किस हेड में आएगा, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जी। छोटा कर दूं स्क्रीन को, अच्छा ठीक है। अच्छा वो उधर का, हाँ सॉरी मेरी गलती है, वो ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था। चलो, द टर्म क्लोज्ड इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर, देखो आंसर आता है नहीं आता है इज अ डिफरेंट थिंग। किस पोर्शन का सवाल लग रहा है, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का लग रहा है स्ट्रेट, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सवाल इकोनॉमी का है, आप इसको इकोनॉमी के अंडर में लिख लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ जो नॉलेज तुम्हारे पास है, मैंने नहीं पढ़ाया है ये जब मैं पढ़ाऊंगा जब जीडीपी आएगी, या फिर 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे वो जब पढ़ाया जाएगा तब ये आपको पढ़ाया जाएगा, मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। बट व्हाट डू यू थिंक, अगर सिर्फ इंग्लिश यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए तो इसका क्या आंसर हो सकता है? नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट हो सकता है, नो गिविंग नो टेकिंग, क्विक सप्लाई ऑफ मनी, क्या हो सकता है बताओ? ए, मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा है ए। तो कैसा क्वेश्चन है, क्या इसमें पढ़ने की भी जरूरत थी या सिर्फ इंग्लिश से ही सॉल्व हो गया है सवाल? बट ये पेपर में आएगा ना तो सॉल्व नहीं होगा, है ना। बहुत इजी होता है, और सच बताऊं मुझे उन टीचर से भी बड़ी दिक्कत होती है जो काम मैं अभी खुद कर रहा हूं, कि जब पेपर होने के बाद टीचर पेपर लेके खड़ा होता है, कहता है ये सवाल नहीं हुआ, बहुत इजी था। तो आई डोंट वांट टू बी दैट वन, लेकिन मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि आप डिसाइड कर लो, मैं नहीं बता रहा टफ है या डिफिकल्ट है, ठीक है। बट अब आप लोगों ने खुद डिसाइड कर लिया, तो ये मुझे लगता है इजी ही सवाल था, है ना, कि ये तो पता लग जाता, बट हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे मैं खुद होता ना तो मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि आप लोग इकोनॉमी ग्रेजुएट्स नहीं हो ना, आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो। चलिए साहब, ये वाला इजी हो गया एक सवाल, तो जरा आप इजी भी लिख लीजिए एक, है ना, इजी में क्वेश्चन आपका आ गया। अब देखो, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का हो सकता है? इकोनॉमी, तो इसको भी आप इकोनॉमी के हेड में, सिर्फ 25 सवाल है, थोड़ी देर का सब्र है बस, 25 क्वेश्चंस है। अब ये वाला क्वेश्चन भी इकोनॉमी का है। अब मैं इसमें नहीं बोलूंगा टफ है या कैसा है, मैं तो इनफैक्ट इसको टफ ही बोलूंगा क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को। ठीक, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम लोग जीडीपी पढ़ेंगे ना, जीडीपी माने नेशनल इनकम, तो जो पहली लाइन में बोलूंगा जीडीपी पढ़ाते में, वही इसका आंसर है। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोलूंगा कि पेपर आ चुका है, क्योंकि शुरुआत ही वहां से होती है। वेन एवर यू आस्क जीडीपी क्या होता है, तो उसका आंसर ये निकलता है, सर द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन एन ईयर, ये उसका आंसर होता है। फिर हम जीडीपी के आगे बढ़ते हैं, जीएनपी पढ़ते हैं, एनएनपी पढ़ते हैं, नेशनल इनकम बिल्कुल एंड में आता है। तो मैं नहीं बोल रहा इजी सवाल है, लेकिन आप जब हम पढ़ें तो आप रियलाइज कर लेना कि कितना बेसिक था, क्योंकि ये जो सवाल है ना, अगर इसका लेवल 1 है, अगर इस क्वेश्चन का लेवल 1 है, तो हम लोग क्लास में जो पढ़ेंगे ना, एटलीस्ट लेवल 5 तक पढ़ेंगे। हम लोग बहुत आगे तक पढ़ते हैं जीडीपी वाला टॉपिक, हम ये भी पढ़ते हैं कि जीडीपी निकालता कौन है, जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, जीडीपी का बेस ईयर क्या माना जाता है। मैं कहता हूं ना, इस बार जीडीपी 6% बढ़ गई, किसके कंपैरिजन में 6% बढ़ गई? कोई बेस, कोई पुराना साल होगा ना जिससे कंपेयर करके देख रहा हूँ, है ना, तो वो भी हम पढ़ते हैं, तो बहुत आगे तक का पढ़ते हैं हम। एट द बैक बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, 78, हाँ 77 का ए होगा बेटा, क्योंकि नेशनल इनकम पूछ रहा है, नेशनल्स वाला होगा, ठीक है। अगर पूछता जीडीपी क्या होती है तो ये होता। 78, इकोनॉमिक जस्टिस एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एम्बेडेड इन, हाँ जी, पॉलिटी का सवाल है, लिख लो पॉलिटी, 78 के आगे पॉलिटी लिख लो। क्वेश्चन इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन मॉडरेट है, टफ भी नहीं है। बिकॉज जब हम पढ़ेंगे कि आपकी, कहाँ गया, सॉरी, इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहाँ पे हो रही है, ठीक है, किस पे, हाँ, तो देखो मैं वैसे बता देता हूँ, जस्टिस की बात बहुत जगह हुई है, लेकिन आंसर इसका यही होगा, प्रियम्बल में भी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly डिक्लेयर टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट सेक्युलर, और टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, एंड टू इंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, कितने तरीके की, 3 तरीके की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
तो यहाँ पे भी आ गई इकोनॉमिक जस्टिस की बात, प्रीएम्बल पढ़ेंगे, और डीपीएसपी में भी आती है। ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना मैं ईजी है, क्योंकि इसने आपको सोचने की थोड़ा सा सोचवाया है। हाँ बताओ, पक्का ना? क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल नहीं है, ये बहुत अच्छा सवाल है इनफैक्ट। द इंग्लिश स्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत ड्यूरिंग द रीन ऑफ, अगेन सवाल इजी नहीं है लेकिन डायरेक्ट सवाल है, ये हम पढ़ते हैं जब भी हम पढ़ते हैं, इसका आंसर होता है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी इंग्लिश ने। ठीक है, अब कौन था उस वक्त रूरल, ये भी हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा इजी सवाल है। लेकिन आप ये देख लो, आपको खुद देख के रियलाइज हो रहा होगा कि कितनी बेसिक रीडिंग अगर आप करके गए हो तो हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक रीडिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इन 2019 आई वाज अपियरिंग फॉर अ पेपर, एमएफएम का पेपर था, उसमें सवाल था हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज इंडस वैली। तुमने बोल दिया इंडस वैली, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कहते हैं, मुझे नहीं पता था। और पेपर से जब मैं आया ना एमएफएम का पेपर देके, और जब मैंने लूसेंट उठाई, पहली लाइन एंशिएंट इंडिया की वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, पहली लाइन। लेकिन तब हमारे पास एक मौका होता था कि अगर एमएफएम का पेपर खराब कर दिया है तो अगला पेपर ठीक करो, यहाँ मौका नहीं है, तो यहाँ पे हम पहले से ही सारे चीजें कर लेंगे। तो ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन था, और हिस्ट्री में भी अगर मैं बोलूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल था। शिफाए खाना और हॉस्पिटल विद अरेंजमेंट्स ऑफ फ्री ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन वाज एस्टैब्लिश बाई, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मेरे फैक्ट्स बहुत गंदे हो जाते हैं जब तक मैं रिवाइज ना करूं। कोई क्लेम करूंगा नहीं मैं कि सारी चीज मुझे आती है, तो ये सवाल मेरे लिए टफ है। रीजन, जब भी हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं एएमयू एंट्रेंस के लिए, हम लोग फोकस रखते हैं बिल्डिंग्स किसने बनवाई, फला मस्जिद किसने बनवाई, वहां का लाल किला किसने बनवाया, तीन चीज। चौथी चीज, कौन सी किताब किसके लिए लिखी गई। तो मैं अगर पेपर में बैठूंगा मैं ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद, ये एक सेकंड, मैं खुद ये वाला सवाल पढ़ के ही नहीं जाऊंगा, है ना। तो मेरे लिए ये सवाल टफ है, मैं छोड़ दे रहा हूं, उसको नहीं हुआ। लेकिन आप ये लिख लीजिए कि हिस्ट्री का सवाल है। हाँ पूछो। शिफा खाना और हॉस्पिटल, शिफा का मतलब ही ठीक होना होता है ना, ठीक है। डायरकी, अब देखो ये क्वेश्चन जो है टफ है, बट मैं पढ़ाता हूँ, तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं मानता हूँ कि आप लोग करके आएंगे। डायरकी एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट में, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्वेश्चन है। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, तो लिख लो मॉडर्न हिस्ट्री। यस, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं था, तो ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा, पढ़ेंगे हम लोग आगे, डोंट वरी। अब देखो, ये सवाल ऐसा है कि कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। एक साथ आंसर मत देना, बस मुझे बता दो, सत्यजीत रे का नाम सुना है कभी पहले लाइफ में, पहले पहले सुना है कभी, सुना है, सुना है, नहीं सुना कभी भी? क्यों सुना है सत्यजीत रे का नाम, बताओ। क्या थे, कौन थे सत्यजीत रे? हाँ बिल्कुल, आपके सामने हाजिर नाजिर। सत्यजीत रे बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर है इंडिया के, बहुत बढ़िया बढ़िया मूवी बनाई है सत्यजीत रे ने। इनफैक्ट सत्यजीत रे की लिखी हुई एक किताब है जिसपे अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज बनी है रे के नाम से, जिसमें अली फजल भी आए। सो इफ यू डू नेटफ्लिक्स एंड चिल, यू मे गेट अ चांस टू गेट वन एक्स्ट्रा मार्क्स इन एमयू एमबी एंट्रेंस, मे गेट अ चांस, है ना। अब ये सवाल मिसलिनियस में डाल दो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं इसको कहीं भी फिट कर पाऊंगा। एक पोर्शन होता है फेमस पर्सनालिटी के नाम से, है, लेकिन फेमस पर्सनालिटी में डालना मत डालो, मिसलिनियस में डाल दो, ठीक है। जैसे ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस वॉन बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड 3 years रनिंग, ठीक है। आई डोंट नो द आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके नहीं जाऊंगा। किस इंसान ने 3 साल, मैं पता है आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, एक सेक्शन आएगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, तो मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, परमवीर चक्र किसको मिलता है, भारत रत्न इस बार किसको मिला और किसको मिलता है, अर्जुना अवार्ड इस साल किसको मिला और किसको मिलता है, क्राइटेरिया क्या है, नोबेल पीस प्राइज किस सब्जेक्ट में नहीं मिलता, मैथमेटिक्स में नहीं मिलता, है ना, या और किसी में नहीं मिलता, बताओ। मैनेजमेंट में मिलता है या कॉमर्स किस में मिलता है, फाइनेंस में मिलता है, फाइनेंस में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे किस में मिलता है किस में नहीं मिलता, और नोबेल पीस प्राइज को देने के क्राइटेरिया कौन है, कौन देता है, किसकी याद में दिया गया है, ये सारी चीज हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इसको अवार्ड्स एंड ऑनर्स में रख लीजिए आप,
ठीक है, देखो नोबेल प्राइज का क्वेश्चन आ ही गया नीचे। तो अवार्ड्स एंड ओनर से एक ही साल में 2 सवाल आ गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इट इज नॉट गिवन, मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है। जी बेटा, शबाना आजमी। ठीक है, अब मोटिव हमारा आंसर देखना नहीं है यहाँ पे, टेंशन मत लो। मोटिव सारे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सब गूगलेबल है, सब मिल जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द अमेरिकन रिवोल्यूशन द अमेरिकन आर्मी वॉज हेल्ड बाई, छोड़ो बिल्कुल सवाल ये वाला, देखना नहीं है इसकी तरफ, हम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा बट आप लोग छोड़ के जा सकते हैं, मेरी तरफ से खुली आज़ादी है। रीज़न, पिछले 5 साल में एक सवाल पूछा गया है, और एक सवाल के लिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दें, बोल्शेविक रिवोल्यूशन भी पढ़ें, अमेरिकन रिवोल्यूशन भी पढ़ें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई, अब देखो सेम सवाल 2019 में आया है एमबीए के पेपर में, ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन रॉय। सेम सवाल आ गया, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई, सेम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही टॉपिक का सवाल है। तो जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं बहुत ध्यान से एक हम लोग पोर्शन देखेंगे जिसमें आएगा आपका सोशल रिफॉर्मर्स का एक पोर्शन आता है, जिसमें सर सैयद का भी नाम आता है। सर सैयद और आपके राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादोबा पांडुरंग, बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों को याद करना पड़ेगा कि उन लोगों ने कौन सी चीज़ बनाई, क्योंकि 2 बार सवाल आ गया है। तो अगर वाकई पेपर कायदे से बनाया जाएगा तो वो रिपीट भी होगा। ठीक है, एक और तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल आया, ठीक, अब एक तो ये चीज़ है कि पूछ लिया फाउंडेड बाई होम, तो हम इसके आसपास की चीज़ें पढ़ेंगे कि आर्य समाज पूछा है तो बाकी चीज़ें भी पूछेगा, उसके आसपास पढ़ेंगे। दूसरा, हम लोग इन ऑप्शंस को भी पढ़ के जाएंगे। इसका तो ये आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका आंसर है। बट मैं ये भी पढ़ के जाऊंगा फिर कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या बनाया था, विवेकानंद ने क्या बनाया था, क्योंकि अगली साल जो सवाल हो सकता है इसमें से ही आ जाए। ठीक है, मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि आ जाए। अब देखो, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द चेयरमैन ऑफ द सब कमिटी ऑफ माइनॉरिटीज, अगेन पॉलिटी का सवाल। ठीक है, अब आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि आप इजिली कैटेगराइज कर पा रहे हो, पॉलिटी का सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल है, अभी ज्योग्राफी का एक भी नहीं आया है। तुलसीदास एंड सूरदास वर कंटेम्पररीज ऑफ, हिस्ट्री का सवाल है, किसका, मिडिवल हिस्ट्री का सवाल है, मिडिवल हिस्ट्री का सवाल है, डन, हमने यहां पे लिख दिया हिस्ट्री। विच ऑफ दीज इज नॉट अ माउंटेन रेंज, पहला सवाल आपको ज्योग्राफी का मिल चुका है। और ये बहुत इजी सवाल है, सेकंड प्लेटू उसका आंसर है। आल्प्स भी माउंटेन्स हैं, एटलस भी हैं, एंडीज भी हैं, साउथ अमेरिका में एंडीज हैं। ठीक है, डेक्कन प्लेटू में तो खुद लिख दिया इसने, प्लेटू, एंडीज साउथ अमेरिका, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, सारे यूरोप, आल्प्स, एटलस, ये सारे माउंटेन, माउंटेन रेंजेस हम एकदम बढ़िया करके पढ़ेंगे। नहीं नहीं, ये बेटा हिस्ट्री में मत जाओ माउंटेन्स की, फिलहाल इतना ज्योग्राफिकल लोकेशन ही देखो, है ना, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। माउंटेन्स तो हम वैसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग के बेसिस पे अर्थ कितने साल पुरानी है, ज्योग्राफी का सवाल है, बिल्कुल बेसिक, जब हम बुक उठाएंगे ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कितने साल पुरानी है। 4.6 बिलियन ईयर्स को माना जाता है, अब तो जनरल भी लोगों को पता है कि इतनी इतनी है। अगेन ज्योग्राफी का सवाल है। ज्योग्राफी में भी एक स्पेशल, जब ज्योग्राफी स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले हम यूनिवर्स के बारे में ही पढ़ते हैं उसमें, कि यूनिवर्स कितना पुराना है, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सबसे ज्यादा मून किसके पास है, हॉट प्लैनेट किसे कहते हैं, रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट किसे कहते हैं, सब पढ़ते हैं हम उसमें। और हम क्या पढ़ते हैं, बहुत जनरल चीज़ है, इसमें मेरा कोई ज्ञान नहीं है, वो बुक में लिखा हुआ है। अगेन, द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और सबसे छोटी गोवा की है, अगेन ज्योग्राफी का सवाल। और ये भी डायरेक्टली दिया हुआ है, बहुत इजी सवाल है, डायरेक्टली दिया हुआ है बुक में, आपको कोई दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अप, द हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया इज, अब देखो मैंने बताया था जब हम अवार्ड्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे मिलिट्री अवार्ड्स में हाईएस्ट ऑनर किसका होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन अवार्ड्स एंड ऑनर्स का पार्ट बन गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन सा सवाल किस सब्जेक्ट का है। जी मैम बताइए, हो पा रहा है, आप बताइए। अरीब, है ना क्लियर, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना इसमें। तो अगली बार जब हम मॉक टेस्ट देंगे और नहीं कर पाएंगे तो बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट
अबाउट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल मॉक टेस्ट से उठाया गया है, और जिस मॉक टेस्ट से उठाया गया है, ऑब्वियसली मैं अभी यूट्यूब पे नाम नहीं ले सकता बिकॉज ये क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी, मैं आपको उस मॉक टेस्ट का भी नाम बता दूंगा। सबसे अच्छी ट्रिक पता है क्या होती है एमयू का पेपर डिकोड करने की? तो एमयू का पेपर का जो सवाल है ना, एग्जैक्टली कॉपी करो और उसे गूगल पे डाल दो। या तो किसी XYZ वेबसाइट का लिंक खुलकर आएगा, किसी ABC वेबसाइट का लिंक खुलकर आएगा, सारे सवाल ऐसे डालते जाओ गूगल पे, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये लोग एक्चुअली उठा कहाँ से रहे हैं सवाल। कहीं से तो उठाया है ना। 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन आता है किसी भी मॉक टेस्ट का, उठा लो, क्योंकि ये सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। यू हैव टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ स्टार्टअप इंडिया, लगभग यूपीएससी के लेवल का सवाल है। आप नहीं कर सकते इसको सॉल्व अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। क्या इनकरेक्ट है पूछ रहा है स्टार्टअप इंडिया के बारे में, क्या वो SC ST एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने में मतलब हेल्प करता है, फास्टर ग्रोथ करवाएगा स्टार्टअप्स की, ये भी हो सकता है आंसर, इनोवेशन को प्रमोट करता है, ये भी हो सकता है, यंग जॉब क्रिएटर्स रादर देन जॉब सीकर्स। अब देखो कौन सी ऐसी चीज लग रही है तुमको जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड नहीं लग रही है ना। मुझे नहीं लग रहा कि स्टार्टअप से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है। ये तो मुझे लग रहा है कि फास्टर ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप भी लग रहा होगा मुझे, है ना, एम्स टू प्रमोट इनोवेशन, ये और पहले वाले में कंफ्यूज हूं अब मैं। तो अगर मैं 50-50 हूं, देखो नहीं नहीं, जॉब क्रिएटर्स तो मतलब स्टार्टअप इंडिया का पार्ट हो गया ना, जॉब क्रिएटर्स जो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो डी डी नहीं, डी तो बेटा करेक्ट नॉट पूछ रहा है ना, तो ये तो करेक्ट हो गया ना। एम टू मेक द यंग जॉब क्रिएटर्स मतलब एंटरप्रेन्योर्स ही हो गया वो तो। अब अगर मैं 50-50 हूं दो ऑप्शन में और मुझे आंसर नहीं पता है, आई विल टेक अ गेस। अगर आप 50-50 हो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर तीन में है मतलब 30-30% है, क्वेश्चन छोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 50-50 में कभी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, अगर तुम बिल्कुल श्योर हो कि इनमें से दो आंसर में से एक हो सकता है। करंटली इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, ये हम पढ़ेंगे, बट इजी नहीं है सवाल, लेकिन किसका है। अच्छा ऊपर वाला किसका था, करंट अफेयर का सवाल था। एक सवाल मिला है अभी तक हमें करंट अफेयर का, ठीक। ये वाला सवाल किसका है, इकोनॉमी का भी बोल सकते हैं आप लोग और करंट का भी बोल सकते हैं। मैं इसे इकोनॉमी का बोलूंगा, आप चाहो तो करंट का भी बोल सकते हो उसको। लिख रहे हो ना कौन सा सवाल किसके अंडर में, एंड में पूछूंगा मैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस में हमारी जीके वाली बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ट्रोम्बे लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। तो ये तो इकोनॉमी का हो गया, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस का हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड एपिटोम ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब ये वाला जो सवाल है ये आप मिसलिनियस में डाल दीजिए, बिकॉज जो हम आपको नोट्स देंगे, बुक देंगे, उसके पीछे एक सेक्शन होगा जिसमें द लैंड ऑफ राइजिंग सन, द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ लेक्स, द सिटी इज कॉल्ड द एपिटोम ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन मिलेगा। मिसलिनियस का सवाल है, हाँ। यस, द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च्ड बाय द फॉर्मर USSR इन। अगेन मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, बट किस में डालोगे अभी बताओ, मिसलिनियस में डालोगे, किस में डालोगे, ज्योग्राफी में डालोगे, ज्योग्राफी में तो नहीं आएगा, किस में आएगा। सोचिए, इकोनॉमी में फिट नहीं बैठ रहा, ज्योग्राफी में नहीं बैठ रहा, हिस्ट्री में भी नहीं बैठ रहा, दिस इज नॉट अ हिस्ट्री क्वेश्चन, ठीक। करंट तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 1967-57 की बात हो रही है। हमारा एक सेक्शन होता है साइंस एंड टेक का, जो पहले ये ट्रेंड था कि साइंस एंड टेक से सवाल नहीं पूछे जाते थे, अब पूछे जाते हैं। देखो बातों से ऐसा लग रहा हो कि बहुत कुछ पढ़ना है, लग रहा है, सच बात है बहुत कुछ पढ़ना है, बट बेस्ट चीज ये है कि जिंदगी भर याद नहीं रखना है, एक महीने मैक्सिमम आपको याद रखना है। चाहे आप समझ के याद रख लो, चाहे आप रट्टा लगा के याद रख लो, वॉमिट आउट इन दी एग्जाम, भूल जाओ। दिस इज नॉट अ एग्जाम ऑफ UPSC स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन SSC जो हर साल आपको देना है, नहीं देना है आपको हर साल। आपको एक महीने तक फैक्ट्स मगअप करने हैं और एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने हैं। अगेन 25 में से 25 मार्क्स कोई नहीं लेकर आता GS में, नॉर्मल एस्पिरेंट, ना ही आपको लेकर आने चाहिए। अगर आप लेकर आ रहे हो तो फिर आप UPSC और SSC की तैयारी करो, यू आर नॉट फॉर MBA। अगर आप 25 में से 25 मार के आ रहे हो तो बेटर ये है कि आप 15 से 16 मार्क्स जो इजीली गेटेबल है उसकी तरफ ध्यान दो, और बाकी टाइम अपना और सब्जेक्ट्स पे लगाना है हमें, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट, अगेन ये वाला मिसलिनियस में जाएगा। सुनामी इज एक्सपेक्ट, सोलर सुनामी इज एक्सपेक्टेड टू, ये हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का सवाल है, ये हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में।
सोलर सुनामी कब होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाई स्ट्रीट बैंकिंग, ये इकोनॉमी का सवाल है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अब कितने कितने सवाल आप लोगों ने डिकोड कर लिए जी? 99 वाला मैंने आपको बताया ना, 99 वाला ये ज्योग्राफी का सवाल है। सोलर सुनामी हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, क्या होती है सोलर सुनामी ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्या निकल कर आया खाका टोटल लेखा जोखा बताइए। सारे एरियाज से क्वेश्चंस हैं, गिन के बताओ जरा, इको से कितने, इकोनॉमी 4 to 5 कर लेते हैं, चलो 4 to 5। और पॉलिटी, नहीं नहीं 3 थे, 3 तो मैंने गिने। हिस्ट्री ज्यादा होंगे यार, 4 से 5 मान लेते हैं। 6 है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ज्यादा थे इस वाले पेपर में, हिस्ट्री सवाल ज्यादा थे। ज्योग्राफी 4 से 5, चलो 4 हो गए, 5, चलो 4 से 5 कर लेते हैं। और क्या बचा, अवार्ड्स, अवार्ड से 4 हैं, ठीक है सर। और फिर मिसलिनियस कितने हैं? ये जो पेपर था ना 2023 का, इसको बोलते हैं अच्छा पेपर, बहुत अच्छा पेपर, बिकॉज एवरीथिंग वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपके साथ ये दिक्कत नहीं होने वाली जो लास्ट ईयर के पेपर में हुई थी, ठीक है, कि उसमें कुछ एक सेक्शन से सवाल भर गए, और ऐसा हर साल नहीं होगा, उम्मीद मैं यही करता हूँ हर साल नहीं होगा, बट अगर हर साल होता भी है तो कंपटीशन की एक बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत हाई लेवल के थे और बेतुके के सवाल बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी चक्कर में आजकल एसएससी पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है इन्हीं क्वेश्चंस पूछने के मामले में, इस तरीके से। अब हमारे पास अच्छी चीज़ ये है कि देखो, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं पैटर्न रिपीट, आई होप ऐसा ना हो, और अगर होता भी है तो फिर वो सबके लिए होता है, क्योंकि मैथ्स और सारे सब्जेक्ट्स में भी हो रहा है। मैथ्स में जैसे क्या हुआ, ज्योमेट्री, कितने सवाल थे ज्योमेट्री के, 16। मैं अपने टाइम पे ना ज्योमेट्री सिरे से छोड़ के गया था, और 7 से 8 सवाल आए थे मेरे टाइम पे, और मैंने ऐसे करके छोड़े थे, बट 7 से 8 सवाल छोड़ना यू कैन अफोर्ड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ऑन अदर सेक्शन। बट अगर आप 15 से 16 सवाल छोड़ के जा रहे हो तो भाई गड़बड़ है, ठीक। अब जब आप अगली बार टेस्ट दोगे ना, या जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे, डीआई बिल्कुल नहीं दिया था, हाँ डेटा सफिशिएंसी नहीं आई थी, तो मोटिव हमारा यही है कि अब जब आप लोग पेपर दें सर, तो मॉक टेस्ट दें या फिर आप पीवाईक्यू उठाएं, तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये सवाल किस पोर्शन का है, मुझे कहाँ से दिक्कत आ रही है, ठीक। अब मैं आपको कुछ, जो मैं आपसे बार बार बात बोल रहा हूँ कि हम लोग ये पढ़ेंगे, है ना, मैंने कई बार आपसे वाली चीज़ बोली हम लोग ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे, मैं आपको इसका एक प्रूफ दिखाता हूँ, लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ एक। देखो, ये पेपर है 2024 का, वो 2023 का था, सॉरी वो 2023 का था, ये 24 का है। सेम साल का पेपर नहीं लिया है मैंने, अलग अलग पेपर लिया है, ताकि ये ना लगे कि सर एक साल के पेपर में से आपने दिखा दिया सब कुछ, वो इजी भी था, उसमें से पढ़ाए हुए भी आ गए थे एक्सेट्रा, है ना, ये वाली चीज़ होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये आपको बहुत ही नॉन क्रिएटिवली बनी हुई स्लाइड नज़र आने वाली है, क्योंकि ये ऐसे बनाई गई थी कि जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन पेपर में से ही फोटो खींच के बनाई थी मैंने, और तब से ऐसी बनी हुई रखी हुई है। देखो, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 कौन रहा है, ये एग्जैक्टली सवाल मेरे हाथ के नोट्स बने हुए हैं, ये किसी बुक का नहीं है, ये मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए, उसका सवाल है ये। और ये पेपर से 10 या 15 दिन पहले ही दिए थे मैंने, और दिए भी अब तुम लोगों को पहले मिल जाएंगे, बिकॉज तुम्हारा बैच लंबा है, तो क्रैश कोर्स वाले होते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें 10-15 दिन पहले ही दी जाती हैं, ताकि रट लो, एक साथ बैठो और रटो इन चीज़ों को, ठीक है। डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछा गया है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सवाल है, ठीक। आई होप इट इज़ विजिबल, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक। अभी आपने आर्य समाज जब पढ़ा था तो मैंने क्या बताया था कि भाई अगर पर्सनालिटी से सवाल पूछ रहा है
तो किसी और पर्सनैलिटी से भी सवाल आ सकता है। दादा भाई नौरोजी से आया। एसएससी का सवाल आया था टियर 1, जुलाई 24 को हुआ था, शिफ्ट नंबर 4। ये पेपर क्लास में सॉल्व करवाया था, क्लास का ही स्क्रीनशॉट है ये। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। क्या था दादा भाई नौरोजी का? कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था। मीनवाइल टीचिंग दिस, और क्लास में पढ़ाते हुए भी कम से कम 5 बार बताया गया होगा कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जब भी कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी का नाम आएगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी का नाम आएगा। ये डायरेक्टली सवाल एज इट इज नहीं है, लेकिन आप ये देखो, ये मेरे हाथ के नोट्स हैं जो आपको क्लास में आप टाइप होके मिलेंगे। तब नया नया था थोड़ा टीचिंग, तो हाथ से लिख के नोट्स दिया करता था। अब टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गई है, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, सेवा सदन एन मालावारी ने बनाया। रहनुमाई मजदया सानू सभा, नरोजी फरदौनजी, दादा भाई नारोजी, के आर काना, एस एस बंगाली। सेम सवाल आया है यहाँ पे। ठीक है, मेरे ही नोट्स का है जिससे मैं पढ़ाई करता था। अकॉर्डिंग टू द जी बताइए। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 में आखिरी सेंसस हुआ है। अब सेंसस पूरा पढ़, सेंसस से क्या सवाल आता है? बीच का नहीं पूछता है। हाईएस्ट लिटरेसी, लोएस्ट लिटरेसी, हाईएस्ट पॉपुलेशन, लोएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट डेंसिटी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, बिहार का आया था डायरेक्ट सवाल जी। मेल टू फीमेल रेशियो भी पूछ सकता है, हाँ। विच ऑफ द स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? बिहार। डायरेक्ट फ्रॉम बुक यूज्ड इन क्लास। ये मैं, मेरे नोट्स का नहीं है, बट दिस इज द बुक जिससे मैं पढ़ाता हूँ, जो मैंने क्लास में भी आपको सजेस्ट करी है। अगेन आई विल नॉट टेक द नेम, बट मैंने क्लास में इससे पहले सजेस्ट की थी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, तो मैं नाम नहीं ले सकता, कॉपीराइट का इशू हो जाता है। बट मैं क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, क्लास के बाद भी बुक का नाम बता दूंगा कि कौन सी किताब थी वो। ठीक है, गुरमुखी स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाई, अगेन फ्रॉम द बुक यूज इन द क्लास, गुरु नानक जी। मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी। नानक अंगद अमर राम, अर्जुन के दुख हरता कौन, हर गोबिंद हर राय हर किशन, तेग बहादुर बंदा सिंह। तो इसमें क्या होता है, ये पोएम की तरह है, 10 के 10 गुरु आपको लाइन से याद हो जाते हैं। तो एक बार सवाल आया था कि इसके बाद कौन से गुरु आए थे, तो पोएम की तरह याद होता है। जैसे बचपन में याद करवाते थे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, सेम उसी की तरह है ये। ठीक है, अगेन डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको बिल्कुल डीप में नहीं जाना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम? ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं आपसे कि हम पढ़ेंगे, तो मैं क्यों बोल रहा हूं हम पढ़ेंगे? बिकॉज हम पढ़ेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट? ये एमसीक्यू करवाया था क्लास में। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न? ठीक है, ये मॉक टेस्ट का नहीं है, क्लास में मैं एमसीक्यू करवाता हूँ एंड में। जब एक महीना बच जाता है, 15-20 दिन बच जाते हैं, तो 500 सवाल सॉल्व करवाते हैं हर किसी से। ठीक है, अगर आया तो आएगा, नहीं आया तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। दिस इज नॉट टू मेक श्योर कि तुम सारे सवाल ठीक करके आओगे, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं। दिस इज टू मेक श्योर कि अगर तुम नहीं करके आओगे तो फिर कोई नहीं करके आएगा। एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक दिल्ली, कौन था मुगल एम्परर? मोहम्मद शाह। नादिर शाह इन्वेटेड इंडिया, डायरेक्ट फ्रॉम दैट बुक। ठीक है, और ये मैंने सवाल भी करवाया था। ठीक है, अब देखो, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये मेरे नोट्स हैं, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जिनको टाइप करवाया गया है। ठीक है, और बहुत इजी सवाल है। अगर मेरे नोट्स में, ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स में ही है ये, तुम आंख बंद करके जब प्रेसिडेंट पढ़ा जाता है तो फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम, जब पढ़ा जाता है अटॉर्नी जनरल कौन होता है तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल का नाम आता ही आता है। ठीक है, क्लास में एमसीक्यू भी करवाया था, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एग्जैक्टली क्लास का सवाल है, तुम्हें दिख रहा होगा पेज में ब्रेक भी आ रहा है क्योंकि नॉट वेल प्रिपेयर्ड पीपीटी है। द हेड ऑफिस ऑफ आईएलओ कहाँ पर है? अगेन ये भी टाइप करे हुए नोट्स हैं, मेरे ही नोट्स में से। ठीक है, इस साल एक चीज़ और ऐड करी है मैंने, मैं इस साल आपको मेंबर्स के नाम याद करवाऊंगा कि फॉर एग्जांपल ब्रिक्स में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, इस तरीके से ना। और एशियान बैंक में कितने हैं, और आपका एक बहुत फेमस है, क्या नाम है उसका, बिम्स्टेक नाम से है ना, बिम्स्टेक हो गया। और एक बड़ा फेमस है यार, नाम याद, सार्क। सार्क की मेंबर कंट्रीज कौन है? विद ट्रिक याद करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, आसियान कंट्रीज, ट्रिक है सबकी, सबकी ट्रिक है और बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है, G7 में कितनी है, G20 में कितनी है? ये मेरे नोट्स हैं, पीछे अफजल साहब बैठे हुए हैं। मैंने, अच्छा तुम लोग को मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ाई है ना, इसी नोट से मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ। ये जो नोट्स का स्क्रीनशॉट है, इसी से ही पॉलिटी पढ़ाऊंगा आप लोगों को भी। सेम नोट्स का स्क्रीनशॉट है, टू अकायर होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी कौन सा राइट टू फ्रीडम के अंदर नहीं आता है। ठीक, अगेन क्लास नोट से है।
फंडामेंटल ड्यूटी का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली लिख रखी है और ये एडिटेड नहीं है, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हो मेरी। फंडामेंटल ड्यूटी की लिस्ट के आगे मैंने लिखा हुआ है डू नॉट मेमोराइज। रट के नहीं जानी है सारी, बस ये देख लेना है, एक एक वेग आइडिया ले लेना है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। क्लास नोट्स और प्लस एमसीक्यू। देखो ये सवाल पूछ चुके हैं हम लोग, एसएससी सीजीएल का पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें भी ये सवाल था। ठीक। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द स्टेट। अब ये अगेन मैंने इसके आगे स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, बिकॉज सेम स्क्रीनशॉट अप्लाई होगा सेंसस वाला, जो 2011 का सेंसस हम पढ़ेंगे उसी का सवाल है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चाइना, ये मेरे नोट से नहीं आया, आई डोंट नो मैंने क्यों लगा दिया यहाँ पे। दूसरा, 22 एशियन गेम्स वर होस्टेड बाय, ये भी पढ़ाया था। अगेन ऐसा एक सवाल भी सॉल्व करवाया था क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड, और कॉमनवेल्थ गेम्स वाला भी करवाया था, किस कंट्री में हुआ था। ये सब गेम्स में आएगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स जब पढ़ेंगे सब आएगा। दिस इज इट। ये आपके कितने सवाल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 क्वेश्चन थे। एक हटा दो उसमें से जो गलती से लग गया, 13। 13 सवाल वर एब्सोल्युटली डायरेक्टली फ्रॉम द, ईदर फ्रॉम नोट्स और फ्रॉम एमसीक्यूज, दोनों में से थे। 13 सवाल डायरेक्टली वो थे जिसमें आपका फर्ज है कि आप वो पढ़ के जाओगे ही जाओगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर क्लास में बताता है, मैं वो क्लेम नहीं कर रहा, बताते तो बहुत सारी चीजें हैं कि अरे मैंने उस दिन क्लास में बताया था ना, उस तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, वो कैसे मैं क्लेम कर सकता हूँ। बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इफ यू आर एबल टू गेट दीज 13 to 15 क्वेश्चन राइट, ठीक है, तो बहुत आगे निकल गए आप लोग रेस में, मतलब बहुत ज़्यादा आगे। मेरे खुद के 8 सवाल सही थे, आई हैड अ 12 रैंक इन एमयू एमबीए, और मेरे 8 या 9 सवाल सही थे जीएस में बस, और शायद 9 भी नहीं थे, 7 या 8 सवाल सही थे। क्योंकि वो आपको ना रैंक बहुत मूव करवाता है आपकी, जब आपका जीएस अच्छा होता है ना, तो आपकी ज़बरदस्त रैंक मूवमेंट नज़र आती है आपको। ठीक है, सेम गोज विद जो पीछे बीएलएलबी का एक बच्चा बैठा हुआ है। जीएस छोड़ के वही इंसान जाएगा जिसने दिमाग में मेंटल मैप्स नहीं बनाए हुए हैं कि जीएस सिर्फ जीएस नहीं है, जीएस में भी सब कैटेगरीज हैं। तो आपको नहीं समझ में आ रही पॉलिटी, मत करो, ज्योग्राफी रट के जाओ। नहीं समझ में आ रही ज्योग्राफी, पॉलिटी रट के जाओ। हिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, इकोनॉमी रट के जाओ। मैं तो रटना बोल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू पीपल मग अप दीज कॉन्सेप्ट्स फॉर योर इंटायर लाइफ। नहीं, आप 1 महीने की बस तैयारी है आपकी। समझ में आया? कोई डाउट, दिक्कत? आज की क्लास यहीं खत्म होगी, ठीक है, पढ़ाया भी नहीं जाएगा कुछ इसके आगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमारी इकॉनमी चल रही है, हमारी जो इकॉनमी चल रही है हम उसको कंटिन्यू करेंगे, और वो टॉपिक ख़त्म करने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं लगभग 100 एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे और क्लास में ही सॉल्व करेंगे। नॉट नेसेसरीली सारे एमसीक्यूज आपके पढ़े हुए में से होंगे, बिकॉज पेपर में भी सारे एमसीक्यूज पढ़े हुए में से नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम 100 एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पहले वीडियो ऑफ कर दूं? अरे यार चैट में भी कोई सवाल पड़ा हुआ है, सत्यजीत रे, अच्छा ओके।